नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो में कार्य और समय चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूं। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिनों में करती हैं और 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिनों में करते हैं, तो 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में कुल कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी हुई है, तो जब प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी होती है तो कुल कार्य की मात्रा को 1 या 100% मानते हैं। जब प्रश्न में कुछ काम की मात्रा को ये कहा जाए कि 1/2 काम 16 दिन में होगा या फिर 1/3 काम 15 दिन में होगा, तो फिर हम कुल कार्य की मात्रा को 1 मानते हैं। अपने प्रश्न में कहा जा रहा है कि 60% काम 16 दिन में हो रहा है, 30% काम 15 दिन में हो रहा है, यानी कि कार्य की कुछ मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जा रहा है। तो हम लोग कुल कार्य की मात्रा को 100% मानेंगे। कुल कार्य की मात्रा बराबर 100%। प्रश्न कहता है 12 लड़कियां एक निश्चित काम, अब ये 100% हो जाएगा, एक निश्चित काम का 30%, तो 100% का 30% कितना होगा? प्रतिशत का मतलब 100 30%, यानी कि किसी निश्चित काम का 30% ही होगा। तो 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिन में करती हैं और 20 लड़के उसी काम यानी 100% का 60% कितना होगा? 60% ही होगा, 16 दिनों में करते हैं। तो 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर के वह काम, तो वह काम कितना होगा? 100% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर के वह काम यानी 100% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल कार्य की मात्रा 100%। कंसेप्ट, व्यक्तियों का N1 समूह D1 दिन में W1 काम को करता है, तो व्यक्तियों का अलग समूह N2 समूह D2 दिन में W2 काम को करेगा। एक बार फिर, N1 व्यक्तियों का समूह D1 दिन में W1 कार्य को करता है, तो N2 व्यक्तियों का समूह D2 दिन में W2 कार्य को
करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 12 लड़कियां 15 दिन में कुल कार्य का 30% अर्थात 30% कार्य करती हैं। 12 लड़कियां 15 दिन में 30% कार्य करती हैं। आगे कार्य कितनों को करना है? 8 लड़कों को करना है और 18 लड़कियों को मिलकर के करना है। तो हम सबसे पहले 18 लड़कियों का एक दिन का कार्य निकालेंगे। 18 लड़कियों का एक दिन का कार्य, यानी 18 लड़कियां एक दिन में कितना कार्य करती हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि 8 लड़के मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं। तो उसी रणनीति के तहत हम लोग 18 लड़कियां एक दिन में कितना काम करेंगी। प्रश्न में दिया है 12 लड़कियां 15 दिन में 30% काम करती हैं, तो 18 लड़कियां एक दिन में कितना काम करेंगी। तो 18 लड़कियां एक दिन में 3% कार्य करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब लड़कों की बारी। 20 लड़के 16 दिन में उसी कार्य का 60% करते हैं। 20 लड़के 16 दिन में उसी कार्य का 60% करते हैं। क्योंकि हमें ज्ञात करना है 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर के वह काम, यानी 100% काम कितने दिन में करेंगे, तो हम 18 लड़कियों का एक दिन का कार्य निकालेंगे। इसी तरीके से हम 8 लड़कों का एक दिन का कार्य निकालेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। कंसेप्ट के लिए हम लोग इस कंसेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो 20 लड़के 16 दिन में किसी कार्य का 60% करते हैं, तो 8 लड़के एक दिन में उसी कार्य का कितना प्रतिशत करेंगे। तो 8 लड़के एक दिन में 3/2% कार्य करेंगे। तो 8 लड़कों का एक दिन का काम और 18 लड़कियों का एक दिन का काम। तो 8 लड़के और 18 लड़कियों का एक दिन का कुल कार्य कितना होगा। 8 लड़के और 18 लड़कियों का एक दिन का कार्य, तो 8 लड़कों का कार्य W2 और 18 लड़कियों का कार्य W1। तो W2 कितना हो जाएगा 3/2% और W1 3%। तो 3/2 + 3 और प्रतिशत कॉमन हो जाएगा। तो 2 × 6 और 6 और 3 9/2%। तो इस प्रकार 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर एक दिन में 9/2% कार्य को संपन्न करते हैं। तो प्रश्न कहता क्या है कि 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर के संपूर्ण कार्य यानी 100% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट है कि व्यक्तियों का समूह अगर W1 काम को D1 दिन में करता है, तो वही व्यक्तियों का समूह W2 काम D2 दिन में करेगा। तो W1 यानी 9/2% कार्य 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर एक दिन में करते हैं।
तो संपूर्ण कार्य 100% कार्य 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर के कितने दिन में करेंगे? जी निकालना होगा। चलिए, तो कंसेप्ट, व्यक्तियों का समूह W1 काम D1 दिन में करता है तो वही व्यक्तियों का समूह W2 काम D2 दिन में करेगा। अपना व्यक्तियों का समूह क्या है? 8 लड़के और 18 लड़कियां 9/2% काम एक दिन में करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर 100% कार्य यानी कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो हम मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। इसको हल कर लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 100 का गुणा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो x बराबर कितना होगा? 200/9। तो x बराबर 200/9 दिन और दशमलव में 22.2 दिन। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 8 लड़के और 18 लड़कियां मिलकर संपूर्ण कार्य को 22.2 दिन में पूरा करेंगे और आंसर होगा ए। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। अपने प्रश्न में दीवार की लंबाई नहीं दी हुई है, तो जब दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी ना दी हो तो कुल कार्य की मात्रा को 1 मानना चाहिए, यानी कुल कार्य की मात्रा बराबर 1। अब सवाल इस प्रकार है, n बराबर 60 व्यक्ति 36 दिन में कितना काम करते हैं? 1 काम करते हैं। क्योंकि एक दीवार का जो है कार्य की मात्रा होगी, क्योंकि दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम कार्य की मात्रा को 1 मानेंगे। तो 60 व्यक्ति 36 दिन में 1 कार्य करते हैं। प्रश्न आगे बढ़ता है, कहता है कि कार्य का 1/6 हिस्सा, यानी कार्य का 1/6 हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। तो जब तक कार्य का 1/6 भाग पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी श्रमिक कार्य छोड़कर नहीं जाएगा, यानी कि कार्य का 1/6 यानी कि कार्य का 1/6 भाग 60 व्यक्ति ही करेंगे। अब ये कितने दिन में करेंगे ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि कुल कार्य का 1/6 भाग जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य छोड़कर नहीं जाएगा, अर्थात 60 व्यक्ति कार्य का 1/6 भाग संपन्न करेंगे। कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। इसके बाद 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं।
यानी जब कार्य का 1/6 भाग पूरा हो जाता है तो 1/4 श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कितने श्रमिक बचेंगे? तो 60 में 60 का 1/4 जो कि 15 होता है, ये 15 श्रमिक कार्य छोड़ करके चले गए। तो शेष कितने श्रमिक बचेंगे? 45 श्रमिक या व्यक्ति बचेंगे। तो ये शेष व्यक्ति शेष कार्य को, तो अब कितना कार्य शेष बचेगा? संपूर्ण कार्य 1 था और 1 में 1/6 कार्य पूरा हो गया, तो कितना कार्य बचेगा? 5/6। तो 45 व्यक्ति शेष कार्य अर्थात 5/6 कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये निकालेंगे D2। और प्रश्न कहता है कि काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन लगेंगे? यानी कुल दिन होगा D1 प्लस D2, यानी कुल दिनों की संख्या D1 प्लस D2। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट: N1 व्यक्तियों का समूह D1 दिन में W1 कार्य को करता है, तो N2 व्यक्तियों का समूह D2 दिन में W2 कार्य को करेगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग प्रयोग करेंगे। सवाल इस प्रकार है कि 60 व्यक्ति 36 दिन में एक दीवार बनाते हैं। चूंकि दीवार की लंबाई नहीं दी है, इसलिए कुल कार्य की मात्रा को हम 1 मानेंगे, यानी 1 हमारा होगा कुल कार्य। कहता है कि 1/6 कार्य पूरा होने पर 1/4 व्यक्ति कार्य छोड़कर जाते हैं। इसका अर्थ ये निकला कि 1/6 कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति कार्य छोड़कर नहीं जाएगा, अर्थात 60 व्यक्ति 1/6 कार्य करेंगे। तो 60 व्यक्ति 1/6 कार्य कितने दिनों में करेंगे? इसके लिए हम लोग इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। साठ व्यक्ति 36 दिन में यदि एक यानी संपूर्ण कार्य करते हैं, तो वही 60 व्यक्ति 1/6 कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो D1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 दिन। यानी 60 व्यक्ति 1/6 कार्य कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ठीक है, अब 1/6 कार्य पूरा हो गया, तो कितना कार्य शेष बचा? तो संपूर्ण कार्य में 1/6 घटा देंगे, तो जब 1 में 1/6 घटा देंगे तो 5/6। तो हमारे पास शेष कार्य कितना हो जाएगा? 5/6। अब क्या होगा? व्यक्तियों की संख्या 1/4 व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहे हैं, तो 60 में 60 का 1/4 जो कि 15 व्यक्ति होंगे कार्य छोड़कर चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 45 व्यक्ति। तो 45 व्यक्ति शेष कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इसको निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो N2, अब 1/4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, तो 60 में 60 का 1/4 यानी 15 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, तो 60 में 15 चले गए तो बचे कितने? 45 व्यक्ति। 1/6 कार्य पूरा हो गया, कुल कार्य कितना है? 1। तो शेष कार्य कितना होगा? 1 में 1/6 घटा देंगे, तो शेष कार्य कितना होगा? 5/6। तो 5/6 कार्य 45 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? अब इसके लिए हम लोग फिर इसी कंसेप्ट को प्रयोग करेंगे।
60 व्यक्ति 36 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो 45 व्यक्ति 5/6 कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो D2 कितना हो जाएगा? 40 दिन। तो इस प्रकार 1/6 कार्य 6 दिन में और शेष 5/6 कार्य 40 दिन में। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? तो 6 और 40 46 दिन, यानी संपूर्ण कार्य 46 दिन में पूरा होगा। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कुल दिनों की संख्या बराबर क्या होगा? D1 प्लस D2। तो D1 कितना होगा? 6 दिन और D2 कितना होगा? 40 दिन बराबर 46 दिन। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य 46 दिन में संपन्न होगा और हमारा आंसर होगा C। यदि किसी काम का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रश्न में संपूर्ण कार्य की मात्रा नहीं दी गई है, तो जब प्रश्न में कार्य की मात्रा ना दी हो तो कुल कार्य की मात्रा को 1 मानते हैं। कुल कार्य की मात्रा बराबर 1। कहता क्या है कि किसी काम, तो अब किसी काम की जगह क्या होगा? 1 का 4/7वां भाग 7/4 दिन में पूरा होता है, तब शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो कंसेप्ट है कि W1 काम अगर D1 दिन में होता है तो W2 काम D2 दिन में होगा। तो W1 कितना हो जाएगा? 4/7 भाग, यानी एक काम का 4/7 भाग कितना होगा? 4/7 ही होगा। तो 4/7 भाग काम 7/4 दिन में पूरा होगा। प्रश्न आगे बढ़ता है, शेष काम। तो संपूर्ण काम को 1 मानते हैं और इसमें 4/7 भाग काम पूरा हो गया, तो शेष कितना बचेगा? इसके लिए 1 में 4/7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/7। तो ये हमारा शेष काम है। तो प्रश्न है कि शेष काम यानी 3/7 भाग काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 3/7 भाग काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? D2 ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल कार्य की मात्रा 1, 4/7 भाग काम पूरा हो गया, तो इसे W1 मान लेते हैं। तो कितना काम शेष बचेगा? शेष कार्य, और इसे हम W2 मान लेंगे। तो कुल कार्य की मात्रा में हम समाप्त हुए कार्य की मात्रा 4/7 को घटा देंगे, 1 में 4/7 घटा देंगे, तो शेष कार्य की मात्रा 3/7। प्रश्न कहता है कि शेष कार्य अर्थात 3/7 भाग कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कंसेप्ट है कि W1 काम अगर D1 दिन में होता है तो W2 काम D2 दिन में संपन्न होगा। तो 4/7 भाग कार्य
7/4 दिन में होता है। तो शेष कार्य अर्थात 3/7 भाग कार्य कितने दिन में होगा? G2 ज्ञात करना होगा। आइए इस समीकरण को कैसे हल करते हैं उसे देखते हैं। G2 7/4 को जस का तस लिख देते हैं, 7/4। डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, उसको उलट देते हैं, तो 4/7 7/4। और दूसरी तरफ का जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है उसको जस का तस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, 3/7। तो एक बार फिर समझते हैं, 7/4 जस का तस, 4/7 डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, उलट जाएगा। दूसरे तरफ का डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, 3/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो 21/16 दिन, यानी शेष कार्य 21/16 दिन में संपन्न होगा। तो 7/4, 4/7 उलटकर 7/4 और 3/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना है, 3/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 21/16 दिन, अर्थात शेष कार्य 3/7 21/16 दिन में संपन्न होगा। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है तथा सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। वह दोनों मिलकर कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर लेंगे? आइए सबसे पहले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कार्य की मात्रा स्पष्ट है और यहाँ पर जो कार्य की मात्रा होगी वो शब्दों की संख्या होगी, अर्थात कार्य की मात्रा बराबर होगा शब्दों की संख्या। शब्दों की संख्या। सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर रहा है और सुनीता 10 मिनट में ही 400 शब्द टाइप कर रही है। तो दोनों मिल करके 3600 शब्द को कितने समय में, ऑप्शन मिनट में है तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कितने मिनट में 3600 शब्द को टाइप कर लेंगे। आइए सतीश और सुनीता दोनों का 10 मिनट का कार्य। सतीश और सुनीता दोनों का 10 मिनट का कार्य बराबर होगा, सतीश 500 शब्द को टाइप करता है तो 500 और सुनीता 400 शब्द को टाइप करती है तो 400, मिलाकर होगा 900 शब्द। सतीश और सुनीता 10 मिनट तक साथ में मिलकर कार्य करें तो 900 शब्द को टाइप कर सकते हैं। हम सब कंसेप्ट जानते हैं कि यदि व्यक्तियों का समूह W1 कार्य
D1 समय में करता है तो वही व्यक्तियों का समूह W2 कार्य D2 समय में करेगा। तो सतीश और सुनीता का समूह 900 शब्द, अब कार्य की मात्रा शब्द है तो सुनीता और सतीश दोनों मिलकर 900 शब्द को 10 मिनट में टाइप कर लेते हैं। तो सतीश और सुनीता दोनों मिलकर 3600 शब्द को कितने समय में टाइप कर लेंगे। तो इस फ्रैक्शन से हमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कार्य की मात्रा, शब्दों की संख्या। सतीश और सुनीता का 10 मिनट का कार्य, तो सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है, सुनीता 400 शब्द को टाइप कर सकती है। तो 10 मिनट में दोनों मिलकर 900 शब्द को टाइप कर लेंगे। अब बारी कंसेप्ट की। अगर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह W1 काम को D1 समय में करता है तो W2 काम को D2 समय में करेगा। सतीश और सुनीता दोनों मिलकर 900 शब्द को 10 मिनट में टाइप कर सकते हैं। तो सवाल है, सतीश और सुनीता दोनों मिलकर 3600 शब्द को कितने समय में टाइप करेंगे। 900 चौक 3600 और 4 का गुणा 10 में, तो D2 बराबर 40 मिनट। अर्थात सतीश और सुनीता दोनों मिलकर 3600 शब्द को 40 मिनट में टाइप करेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। बी अकेले संपूर्ण कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कार्य जितने दिनों में पूरा करता है उसको हम लोग अलोन टाइम कहते हैं। अलोन टाइम। तो बी का अलोन टाइम 6 दिन होगा। ए, बी और सी ये तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये प्रश्न है। तो हम मान लेते हैं ए, बी और सी तीनों मिल करके पूरा काम x दिनों में करेंगे। बी का अलोन टाइम हमें मालूम हो गया कि बी का अलोन टाइम 6 दिन है। अब हमें ए का अलोन टाइम ज्ञात करना है और सी का अलोन टाइम ज्ञात करना है। अगर हमें ए और सी का अलोन टाइम ज्ञात हो जाता है तो फिर हम ए, बी, सी का अलोन टाइम यानी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे ये निकाल सकते हैं। कैसे, वह देखते हैं। ए, बी, सी का 1 दिन का काम 1/x। हम मान लेते हैं कि ए और सी का अलोन टाइम हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो ए का 1 दिन का काम 1/a, ए अलोन टाइम होगा। बी का 1 दिन का काम 1/6 क्योंकि बी का अलोन टाइम दिया हुआ है। और सी का 1 दिन का काम 1/c।
तो अगर ए और सी निकल जाए तो फिर हम इस अभिव्यक्ति को हल करके हम ए बी सी का अलोन टाइम निकाल सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे। अब ए और सी के अलोन टाइम को निकालने के लिए हमें कुछ डेटा दिया है, तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब यहां पर ये जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन को बताता है। तो जो के पहले वाला जो नाउन होगा वो बी होगा, यानी जो शब्द जो है वो बी के लिए आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी से आधा कुशल है और जो की जगह हम बी लिख सकते हैं, जो यानी बी सी से 3 गुना कुशल है। तो ए बी और सी की कुशलता में अनुपात, तो हम मान लें कि सी की कार्य कुशलता 1 है तो बी की कार्य कुशलता सी से 3 गुना होगी, 1 का 3 गुना। और ए की कार्य कुशलता बी से आधा है तो बी की कार्य कुशलता 3 है तो ए की कार्य कुशलता 3 का आधा 3/2। तो हमें ए बी और सी की कार्य कुशलता या कार्य क्षमता में अनुपात ज्ञात हो जाएगा। कार्य क्षमता में अनुपात ज्ञात हो जाए तो फिर हम ए बी सी के अलोन टाइम में अनुपात ज्ञात कर लेंगे, फिर ए और सी का अलोन टाइम ज्ञात हो जाएगा और फिर हम ए बी सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे ये ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सी की कार्य क्षमता 1 मान लें, तो प्रश्न कहता है कि बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है तो 1 का 3 गुना 3 होगा, तो ये बी की कार्य क्षमता। फिर प्रश्न कहता है कि बी की कार्य क्षमता का आधा ए की कार्य क्षमता होगी यानी 3/2। तो ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता में अनुपात, लेकिन ये अनुपात फ्रैक्शन में और इंटीजर में, हमें इसे इंटीजर में बदलना होगा। इसके लिए करते क्या है कि अनुपात के प्रत्येक पद के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो 2, 1 और 1 का एलसीएम होगा 2 और इस एलसीएम से दिए गए रेशियो के न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे। तो जब हम एलसीएम से न्यूमरेटर में गुणा कर देते हैं तो दिया गया रेशियो जो कि भिन्न और इंटीजर में है वो इंटीजर में यानी पूर्णांक में बदल जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, ए का टर्म 3, 3 दूना 6 और 1 गुणे 2 2। इस प्रकार हमें ए बी और सी की कार्य क्षमता में अनुपात 3:6:2 प्राप्त हो गया। अब कार्य क्षमता से अलोन टाइम में अनुपात ज्ञात करेंगे। अलोन टाइम का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए बी और सी के अलोन टाइम में अनुपात होता है कार्य क्षमता के बीच अनुपात का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपात।
1/3। ए का टर्म उलट दीजिए, बी का टर्म उलट दीजिए, 1/6। और इसी तरह सी का टर्म उलट दीजिए, 1/2। तो रेशियो के प्रत्येक टर्म फ्रैक्शन में है, तो इन्हें हम इंटीजर में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 6 और 2 का एलसीएम होगा 6, और इसे हम न्यूमरेटर से गुणा कर देते हैं। तो कार्यक्षमता को अलोन टाइम में बदलते हैं। ए, बी और सी की कार्यक्षमता को पलट दीजिए तो उसका रेसिप्रोकल निकल आता है 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/2। तो 1/3, 1/6 और 1/2 3:6:2 अर्थात कार्यक्षमता का रेसिप्रोकल है, और ये अलोन टाइम के बीच अनुपात बताएगा। अनुपात जब फ्रैक्शन में हो तो उन्हें इंटीजर में बदलने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, और डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 6, और इससे हम न्यूमरेटर में गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 इकाई 6 और 2 तियां 6। इस प्रकार हमें कार्यक्षमता से ए, बी और सी के अलोन टाइम में अनुपात ज्ञात हो गया 2:1:3। यानी ए संपूर्ण कार्य अकेले 2x दिन में करेगा, बी संपूर्ण कार्य अकेले x दिन में करेगा, और सी संपूर्ण कार्य अकेले 3x दिन में करेगा। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि बी 6 दिन में पूरा कार्य करता है, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 6 यहां रख दें तो 12 दिन। और c पूरा काम अकेले कितना दिन में करेगा, तो x की जगह 6 रख दें तो 6 3 18 दिन। तो इस प्रकार हमें a और c का अलोन टाइम ज्ञात हो जाएगा। b का अलोन टाइम x, और ये 6 दिन दिया हुआ है। a का अलोन टाइम 2x दिन, और 6x की जगह रिप्लेस कर दें तो 12 दिन। और c का अलोन टाइम 3x, तो x की जगह हम 6 को रिप्लेस कर दें तो 6 3 18 दिन। तो b अकेले काम को 6 दिन में कर सकता है, a अकेले काम को 12 दिन में कर सकता है, और c अकेले काम को 18 दिन में कर सकता है। सवाल यह है कि a, b और c तीनों मिलकर अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को d दिन में करेंगे। तो d की वैल्यू निकालनी है। तो ABC का एक दिन का काम 1/d बराबर a का एक दिन का काम 1/12, b का एक दिन का काम 1/6, और c का एक दिन का काम 1/अलोन टाइम 1/18। इसको हल कर लेंगे और d की वैल्यू आएगी जो बताएगा कि ABC तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो ABC का एक दिन का काम 1/d, a का एक दिन का काम 1/12, b का एक दिन का काम 1/6, और c का एक दिन का काम 1/18। इसके बाद हम लोग 12, 6 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, और ये एलसीएम कितना होगा 36। 12 से 36 में भाग लगाएंगे, 12 तियां 36, 6 से 36 में 6 चाक 36, और 18 दूनी 36।
तो 1/d। तो 12, 6, 18 का एलसीएम 36, 12 तियां 36, 6 छाक 36 और 18 दूनी 36। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 11/36। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36/11 दिन। यानी ए, बी और सी तीनों मिलकर के 36/11 दिन में कार्य करेंगे। पूर्ण यानी कि इंटीजर में आंसर नहीं आएगा, आंसर डेसिमल में आएगा। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को 36/11 दिन में करेंगे, जो कि दशमलव में 3.27 दिन होगा। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सी अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अकेले जितने समय में किसी कार्य को पूरा करता है उसे हम अलोन टाइम कहते हैं। तो सी का अलोन टाइम दिया हुआ है कि सी अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है। लेकिन ए का अलोन टाइम नहीं ज्ञात, बी का अलोन टाइम नहीं ज्ञात है। आगे प्रश्न कहता है कि ए, बी और सी वे एक साथ मिलकर, अर्थात ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी ए, बी और सी तीनों का अलोन टाइम निकालना है, यानी तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेंगे। तो ए, बी, सी अगर किसी काम को x दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य 1/x। हम मान लेते हैं कि ए का अलोन टाइम ए जो कि ज्ञात करना है, बी का अलोन टाइम बी जो कि ज्ञात करना है। तो ए का एक दिन का काम 1/अलोन टाइम ए, बी का एक दिन का काम 1/अलोन टाइम बी और सी का अलोन टाइम 30 दिन दिया हुआ है। इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान हमें बताएगा कि ए, बी, सी तीनों मिलकर के संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ए का अलोन टाइम और बी का अलोन टाइम ज्ञात करना है कि ए और बी दोनों मिलकर अकेले अकेले संपूर्ण कार्य कितने दिनों में करेंगे। और इसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है कि ए बी से दुगना कुशल है, यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है और बी सी से 3 गुना कुशल है, यानी बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो इस डेटा के आधार पर हम ए का और बी का अलोन टाइम ज्ञात करेंगे कि ए और बी अकेले काम को कितने दिन में करते हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ए और बी की कार्य क्षमता में अनुपात 2/1
और बी और सी की कार्य क्षमता में अनुपात 3/1। हमें कार्य क्षमता में अनुपात नहीं चाहिए, हमें अलोन टाइम के बीच अनुपात चाहिए। तो हम करते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता के बीच अनुपात को पलट देते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता के बीच अनुपात को पलट देते हैं, जिसे गणितीय भाषा में रेसिप्रोकल निकालना कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात। तो 2/1 का व्युत्क्रमानुपात 1/2। तो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपात अलोन टाइम के बीच अनुपात दे देगा। तो 2/1 को पलट देते हैं, तो ए और बी के अलोन टाइम के बीच अनुपात 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार बी और सी की कार्य क्षमता को पलट देते हैं, रेसिप्रोकल निकालना कहते हैं, 1/3। तो ये अलोन टाइम के बीच अनुपात हो जाएगा। तो ए और बी के अलोन टाइम के बीच अनुपात, बी और सी के अलोन टाइम के बीच में अनुपात। अब हमें निकालना है ए, बी और सी के अलोन टाइम के बीच अनुपात क्या होगा। इसके लिए ए का पद प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर होता है 1/1। बी के लिए करते क्या है कि 1 हटाकर उसके नीचे के 2 से उसको रिप्लेस कर देते हैं और ये एक जस का तस लिख देते हैं। और सी के लिए करते क्या है कि 1 हटाकर उसके नीचे 3 कर देते हैं और ये 2 जस का तस आ जाता है। इनके बीच में अगर कोई कॉमन हो तो काट दीजिए, नहीं तो ए, बी और सी के अलोन टाइम में अनुपात हो गया 2/1 2 और 2/3 6। यानी ए अकेले किसी काम को x दिन में करेगा, बी अकेले काम को 2x दिन में करेगा और सी अकेले काम को 6x दिन में करेगा। और प्रश्न में दिया हुआ है कि सी अकेले काम को 30 दिन में करता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, x बराबर 5 दिन। और बी अकेले काम को कितना करेगा, तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 दिन। तो इस तरीके से ए और बी का अलोन टाइम ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, तो ए और बी की कार्य क्षमता में अनुपात 2/1, बी और सी की कार्य क्षमता में अनुपात 3/1। अब हम कार्य क्षमता के अनुपात को पलट देंगे तो अलोन टाइम के बीच अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो 2/1 को पलट देंगे 1/2 और 3/1 को पलट देंगे तो 1/3। तो इस प्रकार ए और बी के अलोन टाइम में अनुपात 1/2, बी और सी के अलोन टाइम में अनुपात 1/3। अब हम निकालेंगे ए, बी और सी के अलोन टाइम में अनुपात। तो ए के लिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, बी के लिए 1 हटा करके 2 और सी के लिए 1 हटा करके 3। इसके बाद इसमें बी के सामने सी के सामने जो फैक्टर है, इसमें जो कॉमन है उसे काट देंगे, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ए का, बी का और सी का अलोन टाइम में अनुपात 1:2:6 होगा। आइए, तो हम कह सकते हैं कि ए किसी काम को x दिन में करेगा,
बी उसी काम को 2x दिन में करेगा और सी उसी काम को 6x दिन में करेगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि सी अकेले काम को 30 दिन में करता है, तो सी का अलोन टाइम 6x बराबर 30 दिन, ये प्रश्न में दिया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो a का अलोन टाइम कितना होगा? 5 दिन, x की वैल्यू। b का अलोन टाइम कितना होगा? 2x, और x की जगह 5 रखेंगे तो 10 दिन। तो इस तरीके से a और b का अलोन टाइम, यानी a अकेले काम को 5 दिन में और b अकेले काम को 10 दिन में कर सकता है, और प्रश्न में c का दिया है अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है। प्रश्न कहता है कि a, b और c तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर काम d दिन में करेंगे मान लेते हैं। तो a, b, c तीनों का एक दिन का काम 1/d, a का एक दिन का काम 1/5, b का एक दिन का काम 1/10 और c का एक दिन का काम 1/30। ये a का अलोन टाइम, b का अलोन टाइम और c का अलोन टाइम, और ये a, b, c का अलोन टाइम। समीकरण को हल करेंगे और d की वैल्यू हमें बताएगी कि a, b, c तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। a का एक दिन का काम 1/d, b का एक दिन का काम 1/5, माफ कीजिए, a का एक दिन का काम 1/5, b का एक दिन का काम 1/10 और c का एक दिन का काम 1/30। अब हम लोग 5, 10 और 30 का एलसीएम ले लेंगे 30। 5 से 30 में भाग लगाएंगे, 5 छंग 30, 10 से 30 में भाग लगाएंगे, 10 तियां 30 और 30 से 30 में भाग लगाएंगे 1। 6, 3, 9 और 1 10, तो 10/30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो d का मान कितना होगा? 3 दिन, यानी a, b और c तीनों मिलकर के संपूर्ण कार्य 3 दिन में पूरा करेंगे, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ए, बी, सी तीनों ने कार्य किया और 240 रुपये मजदूरी प्राप्त किया। अब इस 240 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा? यानी 240 रुपये का ए, बी, सी के बीच में बंटवारा करना है। तो मजदूरी का बंटवारा उसी अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में कार्य होता है, अर्थात जो ज्यादा कार्य करता है उसे मजदूरी में ज्यादा हिस्सा प्राप्त होगा और जो कम कार्य करता है उसे मजदूरी में कम हिस्सा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 240 रुपए को एबीसी में बांटने के लिए हमें यह ज्ञात करना होगा कि ए ने कितना कार्य किया, बी ने कितना कार्य किया और सी ने कितना कार्य किया। ये तीनों डेटा हमारे पास नहीं, और हमें यह भी नहीं मालूम कि एबीसी ने मिलकर के कुल कितना कार्य किया, क्योंकि प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी हुई है।
तो जब प्रश्न में कार्य की स्पष्ट मात्रा नहीं दी हुई होती है तो हमें एक फेक या झूठा कार्य की मात्रा बनानी होती है। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि ए, बी और सी का जो अलोन टाइम है, अर्थात ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा और सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये दिया हुआ है कि ए 90 दिन में काम करेगा, बी 40 दिन में काम करेगा और सी 12 दिन में काम करेगा। तो ये तीनों का अलोन टाइम है। तो हम अलोन टाइम का एलसीएम निकालते हैं और ये हमारा फेक वर्क यानी झूठा कार्य बन जाएगा। यानी कार्य की मात्रा बराबर होगा एलसीएम ऑफ 90, 40 और 12। 90, 40 और 12 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 90, 40 और 12 का एलसीएम होगा 360। हम मान लेते हैं 360 मेज तीनों को मिलकर के बनाना है, यानी ए बी सी तीनों को मिलकर के 360 मेज बनाना है। ये कार्य की मात्रा होगी। और ये झूठी कार्य की मात्रा हमने कैसे बनाई, इनके अलोन टाइम 90, 40 और 12 का एलसीएम लेकर के। तो कुल कार्य की मात्रा 360 मेज ऐसा हम मान सकते हैं। अब 360 मेज में से ए ने कितना मेज बनाया, बी ने कितना मेज बनाया और सी ने कितना मेज बनाया, और उसी कार्य की मात्रा के हिसाब से 240 रुपए का बंटवारा करेंगे। अब कार्य करने का तरीका क्या है उसे भी देख लेते हैं कि वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। यानी पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन सी काम करेगा। तो हर 3 दिन के बाद फिर पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी। यानी चौथे दिन फिर ए आएगा, 5वें दिन बी आएगा और 6वें दिन सी आएगा। यानी हर 3 दिन के बाद फिर एबीसी का क्रम चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार हर 3 दिन के अंत पर, 6 दिन के अंत पर, 9 दिन के अंत पर, यानी 3 के टेबल के अंत पर, 3, 6, 9, 12, 24 के अंत पर सी काम करेगा और ठीक उसके अगले दिन ए काम करेगा। तो अगर 24वां दिन जो है सी काम करता है तो 25वें दिन ए काम करेगा, 26वें दिन बी काम करेगा और 27वें दिन सी काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वे एक एक दिन की पारी बांध लेते हैं कि पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। यानी हर 3 दिन के बाद एबीसी की पुनरावृत्ति होगी। तो अगर काम 24 दिन में समाप्त होता है तो 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 24, 27वें दिन के अंत में जो है वो सी कार्य करेगा और उसके ठीक अगले दिन ए की वापसी होगी, फिर एबीसी का क्रम चालू होगा। तो इस तरीके से वे एक एक दिन के अंतर पर कार्य करते हैं और एक एक दिन के अंतर पर कार्य करते हुए उन्हें कुल 360 मेज बनाना है। ठीक है, तो 360 मेज को बनाने में ए ने कितना सहयोग दिया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया, अगर ये निकल जाए तो कार्य की मात्रा के अनुसार 240 रुपए में ए बी सी का हिस्सा तय होगा। यानी अगर ए ज्यादा काम करेगा तो 240 में ए का हिस्सा ज्यादा होगा, बी ज्यादा काम करेगा तो बी का हिस्सा ज्यादा होगा, सी ज्यादा काम करेगा तो सी का हिस्सा ज्यादा होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 360 मेज जो कि इनके अलोन टाइम का एलसीएम है, ये कुल कार्य की मात्रा हो गई और इसमें ए बी सी कितना कितना मेज बनाएंगे। तो आइए
प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल कार्य की मात्रा बराबर होगा ए, बी और सी के अलोन टाइम का एलसीएम, और इसे हम मान लेते हैं 360 मेज, यानी ए बी सी को मिलकर 360 मेज बनाना है। तो ए 90 दिन में पूरा काम करता है, यानी अगर ए अकेला काम करे तो 360 मेज 90 दिन में बना लेगा, और बी अकेला काम करे तो 360 मेज 40 दिन में बना लेगा, और सी अकेला काम करे तो 360 मेज 12 दिन में बना लेगा। तो ए 360 मेज 90 दिन में बनाएगा, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 360 बटे 90, यानी कि एक दिन में ए जो है 4 मेज बनाएगा। इस तरीके से हम ए, बी और सी का एक एक दिन का कार्य निकालेंगे, क्योंकि ये एक एक दिन के अंतर पर कार्य करते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य होगा 360 बटे 90 बराबर 4 मेज, यानी ए एक दिन कार्य करेगा तो 4 मेज बनाएगा। बी का एक दिन का कार्य 360 बटे अलोन टाइम 40, तो 360 बटे 40 बराबर 9 मेज, यानी बी एक दिन कार्य करेगा तो केवल 9 मेज बनाएगा। इसी तरीके से सी का एक दिन का कार्य 360 बटे अलोन टाइम, तो सी एक दिन में 30 मेज बनाएगा। क्योंकि एक एक दिन में केवल एक ही व्यक्ति काम करते हैं, तो अगर पहले दिन तो ए काम करेगा तो 4 मेज बनाएगा, दूसरे दिन बी काम करेगा तो 9 मेज बनाएगा, और तीसरे दिन सी काम करेगा तो 30 मेज बनाएगा। तो इस तरीके से 3 दिन के अंत में कुल 43 मेज का निर्माण होगा। यानी कि अगर एबीसी की श्रृंखला चलती है तो हर 3 दिन के अंत पर 43 मेज का निर्माण होगा। तो पहले 3 दिन का कार्य, तो पहले 3 दिन का कार्य क्या होगा? ए का कार्य 4 मेज, बी का कार्य 9 मेज, सी का कार्य 30 मेज, तो 43 मेज बना, यानी हर 3 दिन पर 43 मेज बनेगा। आइए, समय 3 दिन, और 3 दिन में 43 मेज बनेगा। अब हम लोग करते क्या है कि एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि 3 दिन के अंत में जो मेज बना उसकी संख्या का टेबल पढ़ते हैं, और टेबल पढ़ते वक्त कुल कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हैं। 360 टेबल इस प्रकार पढ़ना है कि टेबल 360 के बराबर हो, बड़ा हो, लेकिन ना बराबर लेना है ना बड़ा लेना है, उससे एक कम लेना है। तो अगर हम 43 नवा ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 8 बार। ठीक है, तो हम 43 का टेबल पढ़ेंगे 360 कुल कार्य की मात्रा को ध्यान में रखकर। तो अगर हम 9 बार ले जाते हैं तो 43 गुणे 9 360 से बड़ा हो जाएगा, तो एक कम 8 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो 43 में हम 8 का गुणा कर देंगे, तो समय में भी हम 8 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास एक नया डेटा आएगा। 43 में 8 का गुणा, 3 में 8 का गुणा, तो 24 दिन में 344 मेज का निर्माण होगा। यानी कि अगर एबीसी श्रृंखला चलती है तो हर 3 दिन में 43 मेज बनेगा, तो इसी प्रकार 24 दिन में 344 मेज बनेगा। अब 24 दिन में क्या होगा कि
सबने बराबर बराबर दिन काम किया, तो ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया और सी ने 8 दिन काम किया। ये अलग बात है कि ए के कार्य की मात्रा अलग होगी, बी के कार्य की मात्रा अलग होगी और सी के कार्य की मात्रा अलग होगी। लेकिन जो है ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया, सी ने 8 दिन काम किया, तो 24 दिन में 344 मेज बन गया। अभी मेज बनना कितना है? 360। तो अभी हमारे पास शेष मेज कितने बचेंगे? तो 360 में 44 घटाएंगे तो 16 मेज शेष बचेगी। ये 16 मेज और बनाने हैं। 24वां दिन खत्म हो गया और 24वां दिन सी का दिन होगा, ठीक है। तो जो अगला दिन होगा 25वां दिन, वो ए का दिन होगा। अभी हमें कितना है कि शेष 16 मेज बनाने हैं, शेष 16 मेज बनाने हैं। ए आएगा, एक दिन काम करेगा और एक दिन में कितना मेज बनाएगा? सिर्फ 4 मेज बनाएगा, ठीक है। और अभी 16 मेज बनना बचा हुआ है, तो 4 मेज बनाएगा, यानी काम अगले दिन फिर जाएगा। अगला दिन बी का होगा, एक दिन बी देगा और एक दिन जब बी देगा तो एक दिन में बी कितना मेज बनाएगा? 9 मेज बनाएगा। तो 9 4 13 मेज। तो अब कितना मेज बनने के लिए शेष बचा हुआ है? 3। 9 4 13 और 3 16, तो 360 मेज हो जाएंगे। 344 मेज पहले भी बन चुके हैं, ठीक है। तो अगला दिन किसका होगा? सी का होगा। लेकिन सी पूरा एक दिन नहीं देगा, वो एक दिन में कुछ ही समय देगा, अंतिम दिन होगा। और इस अंतिम दिन में सी केवल 3 मेज बनाएगा और इस प्रकार से 360 मेज बन जाएंगे। तो हमें देखना है कि 360 मेज बनाने में ए ने कितने दिन लगाए? तो 24 में से ए ने लगाए 8 दिन, बी ने लगाए 8 दिन और सी ने लगाए 8 दिन। फिर उसके बाद बी ए ने एक दिन और लगाया, तो 8 1 9 दिन। अब ए काम नहीं कर रहा है। उसके बाद बी ने एक दिन लगाया, तो 1 9 दिन। तो ए ने पूरे 9 दिन लगाए, बी ने पूरे 9 दिन लगाए, लेकिन सी ने 8 दिन लगाए और एक दिन नहीं लगाया। उसने अंतिम दिन में कुछ ही समय लगाया और 3 मेज बना दिया, यानी 8 दिन का काम निकालेंगे और अंतिम दिन में उसने केवल 3 मेज बनाए। तो इस प्रकार हम 9 दिन में ए ने काम किया तो कितना कार्य किया, 9 दिन में बी ने किया तो कितना किया, और सी ने 8 दिन और 3 मेज। तो 9 दिन का काम कितना होगा? 9 गुणे 4, यानी कि ए ने 360 में से 36 मेज बनाए, 9 चौक 36। बी ने 81 मेज बनाए, जबकि सी ने 8 मेज बनाए, तो कितने होंगे? 340 मेज। और अंतिम दिन 3 मेज, तो कितना होगा? 343 मेज। इस तरीके से ए बी और सी के कार्य की मात्रा आ जाएगी, अनुपात बैठाएंगे और उसके बाद प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, तो 24 दिन के बाद अगला दिन ए का होगा और ए एक दिन देगा और 4 मेज बनाएगा। इसके बाद अगला दिन बी का होगा, एक दिन देगा और 9 मेज बनाएगा। अभी हमारे पास 344 मेज बनने के बाद शेष कितना मेज बनाना बचा हुआ है? 16 मेज, ठीक है। तो 4 मेज बन गए, 9 मेज बन गए, तो अब कितने बचेंगे? 9 4 13, 3 मेज। तो अब जो है अगली पारी जो होगी वो सी की होगी और ये अंतिम दिन होगा और अंतिम दिन सिर्फ 3 मेज बनेगा और इस प्रकार 360 मेज बन जाएंगे। आइए, तो हम जब ए बी और सी 360 मेज में से कितने कितने मेज बनाएंगे ये निकाल लेंगे, तो मजदूरी का बंटवारा करने का जो कंसेप्ट है
वो इस प्रकार है कि मजदूरी का बंटवारा उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कार्य किया जाता है। यानी जो ज़्यादा कार्य करेगा उसका मजदूरी में ज़्यादा हिस्सा होगा, जो कम काम करेगा उसका मजदूरी में कम हिस्सा होगा। तो 24 दिन में सबने बराबर बराबर काम किया, ठीक है। तो इसको जो है इस तरीके से कह सकते हैं कि 24 दिन में 344 मेज बना और इन दिनों में से प्रत्येक ने 8-8 दिन काम किया। यानी 24 में से ए ने 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया और सी ने भी 8 दिन काम किया। इसके बाद ए ने केवल 1 दिन काम किया तो 8 1 9 दिन काम करेगा। बी भी सिर्फ 1 दिन काम करता है तो 8 1 9 दिन। तो ए और बी ने तो 9 दिन पूरे पूरे काम किए, लेकिन सी ने 8 दिन पूरा काम किया, लेकिन अंतिम दिन सिर्फ 3 मेज। क्षमता इसकी एक दिन में 30 मेज बनाने की है और 3 ही मेज बनाए तो कुछ ही समय लगाया। तो 8 दिन का पूरा काम प्लस 3 मेज। चूंकि दिन नहीं निकालना है, हमें कार्य की मात्रा निकालनी है। तो ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया, वहीं सी ने 8 दिन और 3 मेज। तो एक एक कार्य की मात्रा 9 दिन और 1 दिन में 4 मेज बनाता है। तो ए 9 दिन में कुल कितना मेज बनाएगा? 36 मेज। बी 9 दिन कार्य करता है, हर दिन 9 मेज बनाता है तो 9 दिन में कुल 81 मेज बनाएगा। सी ये 8 दिन तो पूरा पूरा काम करता है, हर दिन 30 मेज बनाएगा तो 8 दिन में 240 मेज बनाएगा और अंतिम दिन सिर्फ 3 मेज बनाएगा तो 240 और 3 243 मेज। हमें दिन नहीं, हमें कार्य की मात्रा निकालनी है क्योंकि मजदूरी का बंटवारा करना है। तो ए के कार्य की मात्रा 36 मेज, बी के कार्य की मात्रा 81 मेज और सी के कार्य की मात्रा 243 मेज। तो हम ए, बी और सी के कार्य की मात्रा के बीच अनुपात निकालेंगे। तो ए बी सी के कार्य की मात्रा के बीच अनुपात 36 अनुपात 81 अनुपात 243। अब हम करेंगे क्या कि 9 से भाग लगा देंगे। 9 चौक 36, 9 नवा 81 और 9 से भाग लगाएंगे 27 बार। ए बी सी की कार्य की मात्रा के बीच अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 27 होगा। अब इसी अनुपात में 240 रुपए का बंटवारा होगा। यानी 240 रुपए का बंटवारा 4 अनुपात 9 अनुपात 27 के अनुपात में करेंगे। तो ए की मजदूरी कितनी होगी? कुल धन गुणे ए का टर्म 4 बटे सम ऑफ द टर्म। तो 4 9 13 और 27 40। बी की मजदूरी 240 गुणे बी का टर्म 9 बटे सम ऑफ द टर्म। उसी तरीके से सी की मजदूरी 240 गुणे 27 बटे 40। 40 क्षण 6 चौक 24 रुपए। यानी 240 रुपए में ए की मजदूरी 24 रुपए बनती है, बी की मजदूरी 54 रुपए बनती है और सी की मजदूरी 162 रुपए बनती है। और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और बानों से दुगना ज़्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वह काम खत्म कर सकती हैं। बानों को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं।
प्रश्न इस प्रकार से है कि पूजा, चारू और बानु तीनों साथ में मिलकर काम करें। पूजा, चारू और बानु तीनों साथ में मिलकर काम करें तो काम 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। सवाल कहता है कि अगर बानो अकेले काम करे तो संपूर्ण कार्य कितने घंटे में पूरा करेगी, यानी बानो का अलोन टाइम निकालना है। आइए, तो हमें सबसे पहले पूजा, चारू और बानो के अलोन टाइम में रेशियो एस्टैब्लिश करना होगा, स्थापित करना होगा। इसके लिए हमें प्रश्न में एक डेटा दिया हुआ है। वो डेटा इस प्रकार है कि पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से दुगुना ज्यादा वक्त लेती है। यानी पूजा किसी काम को समाप्त करने में चारू जितना समय लेती है उससे 3 गुना ज्यादा समय लेती है। यानी चारू किसी काम को समाप्त करने में जितना भी समय लेगी उसका 3 गुना समय पूजा लेगी। और दूसरी तरफ बानो जितना समय लेगी कार्य को समाप्त करने में उससे दुगना वक्त लेगी पूजा। तो बानो किसी काम को समाप्त करने में जितना भी समय लेगी उसका 2 गुना समय पूजा लेगी। अर्थात पूजा किसी कार्य को समाप्त करने में चारू जितना समय लेती है उससे 3 गुना समय लेती है और बानो जितना समय लेती है उससे 2 गुना समय लेती है। तो इस डेटा से हम पूजा, चारू और बानो के अलोन टाइम में अनुपात स्थापित करेंगे और फिर उसके बाद हम बानो का अलोन टाइम निकालेंगे। अलोन टाइम का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले संपूर्ण कार्य कितने समय में करेगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पूजा चारू जितना समय लेती है उससे 3 गुना समय लेती है और बानो जितना समय लेती है उससे 2 गुना समय लेती है। तो अब हम पूजा, बानो और चारू के अलोन टाइम में अनुपात बनाएंगे। इसके लिए बानो के बगल में जो फैक्टर होगा और पूजा के बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और चारू के बगल में जो फैक्टर है 3, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं और ये कितना होगा 6। और इस एलसीएम से हम तीनों टर्म में भाग लगा देते हैं। तो बानो के बगल के फैक्टर, पूजा के बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और चारू के बगल के फैक्टर 3, यानी 2, 1, 3 का एलसीएम 6 से तीनों टर्म में भाग लगा देते हैं। तो 2 3 6, यहाँ 6 रहेगा और 3 दूनी 6। तो जो नंबर पूजा के नीचे होगा वो पूजा का अलोन टाइम का अनुपात होगा। जो नंबर बानो के नीचे होगा वो बानो के अलोन टाइम का अनुपात होगा और जो नंबर चारू के नीचे होगा वो चारू का अलोन टाइम का अनुपात होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पूजा का अलोन टाइम, बानो का अलोन टाइम, चारू के अलोन टाइम में अनुपात होगा
पूजा का 6, बानो का 3 और चारू का 2। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पूजा किसी काम को 6 दिन में अकेले कर सकती है, बानो 3 दिन में कर सकती है और चारू 2 दिन में कर सकती है। तो अगर x की वैल्यू निकल आए तो हम सभी का अलोन टाइम निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ बताना है कि बानो संपूर्ण कार्य कितने समय में करेगी, यानी आंसर हमारा 3x होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूजा का अलोन टाइम 6x घंटा, बानो का अलोन टाइम 3x घंटा और चारू का अलोन टाइम 2x घंटा। आई प्रश्न कहता है कि पूजा, बानो और चारू तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को 2 घंटे में समाप्त कर सकती है। पूजा, बानो और चारू का अलोन टाइम 2 घंटा, यानी तीनों मिलकर काम को 2 घंटे में समाप्त कर सकती है। तो पूजा का 1 घंटे का काम 1/6x, बानो का 1 घंटे का काम 1/3x और चारू का 1 घंटे का काम 1/2x। तो तीनों को जोड़ देंगे तो पूजा, बानो और चारू का 1 घंटे का काम, तो तीनों 2 घंटे में पूरा काम करती हैं, तो 1 घंटे का काम 1/2। इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू को निकालेंगे और x की वैल्यू को रख करके 3x का मान ज्ञात करेंगे और ये बानो का अलोन टाइम बताएगा। तो चारू का 1 घंटे का काम, बानो का 1 घंटे का काम, माफ कीजिए, पूजा का 1 घंटे का काम, बानो का 1 घंटे का काम और ये चारू का 1 घंटे का काम, और 1/2 जो है वो पूजा, बानो और चारू तीनों का सम्मिलित 1 घंटे का काम। इस समीकरण को हल करके x की वैल्यू निकालना है, तो 1/x कॉमन ले लेंगे, तो 1/6, 1/3 और 1/2 बराबर 1/2। 1/x 6, 3, 2 का एलसीएम 6, 6 का ही 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6 बराबर 1/2। तो 3, 2 5 और 1 6 से 6 कैंसिल होगा, 1/x बराबर 1/2। तो इस तरीके से x का मान कितना होगा 2, और इसकी वैल्यू को रख करके हम बानो का अलोन टाइम ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/x कॉमन, 6 एलसीएम, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 2 हो गई। अब इस 2 की वैल्यू को 3x में रखेंगे। तो प्रश्न कहता है कि बानु अकेले संपूर्ण कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगी। तो 3x और x की जगह हम 2 रख दें, तो 3 गुणे 2 6 घंटे, यानी बानु संपूर्ण कार्य अकेले 6 घंटे में समाप्त करेगी, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। चार व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 से घटा दिया जाए तो वह असल काम के 1/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में संपूर्ण कार्य की मात्रा स्पष्ट नहीं है, तो जब प्रश्न में संपूर्ण कार्य की मात्रा स्पष्ट नहीं होती है तो कुल
कार्य की मात्रा को एक मान लेते हैं। कुल कार्य की मात्रा बराबर एक मान लेते हैं। अब इसके बाद इस प्रश्न को हल करने के लिए एक कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। N1 व्यक्तियों का समूह D1 दिन में यदि W1 कार्य को समाप्त कर सकता है तो N2 व्यक्तियों का समूह D2 दिन में W2 कार्य को समाप्त करेगा। अब प्रश्न कहता है कि 4 व्यक्ति यानी N1 बराबर 4 व्यक्ति 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं, यानी संपूर्ण कार्य एक को समाप्त कर सकते हैं। 4 व्यक्ति 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, तो संपूर्ण कार्य की मात्रा ना दी हो तो एक मान लेते हैं। सवाल आगे बढ़ता है, कहता है व्यक्तियों की संख्या को 2 से घटा दिया जाए, यानी 4 व्यक्ति थे और 4 में से 2 व्यक्ति कम कर दिए जाए तो अब व्यक्तियों की संख्या 2 हो जाएगी। फिर आगे कहता है कि असल काम का 1/4 काम, तो असल काम तो 1 है और इसका 1/4 1/4 होगा, तो 2 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो व्यक्तियों की संख्या 2 होगी और असल काम यानी एक काम का 1/4 काम 1/4 होगा, तो 1/4 भाग काम को पूरा करने के लिए शेष 2 व्यक्ति कितना समय लेंगे G2। तो इस समीकरण को हल करके हम G2 का मान निकाल सकते हैं और ये ज्ञात हो जाएगा कि 2 व्यक्ति 1/4 काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कुल कार्य की मात्रा को एक मानते हैं। कंसेप्ट, N1 व्यक्ति D1 दिन में W1 काम करेंगे तो N2 व्यक्ति D2 दिन में W2 कार्य को समाप्त करेंगे। प्रश्न कहता है कि 4 व्यक्ति 12 दिन में कोई काम समाप्त कर सकते हैं, तो संपूर्ण कार्य को एक मान लेंगे। फिर आगे प्रश्न बढ़ता है कि अगर 2 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो अब व्यक्तियों की संख्या 4 में से 2 कम हो जाएगी तो 2 बचेगी। फिर आगे प्रश्न कहता है कि असल काम यानी एक काम का 1/4 काम, तो कितना होगा 1/4 काम, 2 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे तो D2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 1/4 पलट जाता है और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 12/1 इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा 2 और 1/4 उलट जाएगा तो 4/1 गुणे D2। 4 से 4 कैंसिल और 2 छंग 12, यानी D2 का मान कितना होगा 6 दिन। अर्थात शेष 2 व्यक्ति असल काम का 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर होगा C। आठ पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के की
प्रतिदिन की मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 8 पुरुष और 6 बच्चों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। 8 पुरुष और 6 बच्चों या लड़कों के द्वारा किया गया कार्य 6 पुरुष और 10 बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। 6 पुरुष और 10 बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। अर्थात 8 पुरुष और 6 बच्चे एक दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 6 पुरुष और 10 लड़के मिलकर करेंगे। इस समीकरण से हम m/b ज्ञात करेंगे और ये हमें कार्य क्षमता के बीच अनुपात प्रदान करेगा। m/b कार्य क्षमता के बीच अनुपात देगा। तो इस समीकरण से हम m/b निकालेंगे और m/b कार्य क्षमता के बीच अनुपात देगा और ये अनुपात एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात होगा। यानी एक पुरुष और एक लड़के की एक दिन की मजदूरी का अनुपात निकालना है तो एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता के बीच अनुपात ज्ञात करना होगा, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। यानी कि जो अनुपात कार्य क्षमता का होगा वही अनुपात एक लड़के और एक पुरुष की मजदूरी के बीच अनुपात को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। आठ पुरुष 6 लड़के एक दिन में जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य 6 पुरुष और 10 लड़के मिलकर करते हैं। तो हम 6m का पक्षांतर लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे और 6 लड़कों का पक्षांतर राइट हैंड साइड कर देंगे। तो हमें एक नया समीकरण दिखाई देगा। 8m में 6m घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2m। और 10b में 6b घटाएंगे तो 4b। 2 दूनी 4, तो m बराबर क्या होगा? 2b और m/b बराबर होगा 2/1। यानी एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता में अनुपात कितना होगा? 2:1। और यही अनुपात उनकी दैनिक मजदूरी के बीच में भी होगा, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुसार ही दैनिक मजदूरी मिलती है। तो 8m में 6m घटाएंगे 2m और 10b में 6b घटाएंगे 4b। तो 2 दूनी 4, तो m बराबर 2b। तो m/b, तो m/b बराबर 2/1। यानी एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता के बीच अनुपात होगा 2:1 और यही अनुपात उनकी प्रतिदिन की मजदूरी के बीच होगा। तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कार्य क्षमता के बीच जो अनुपात आया वही होगा, अर्थात 2:1। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति
वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहां कितने लोग थे? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक कार्यालय में शुरू में n व्यक्ति थे, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है कि एक कार्यालय में प्रारंभ में n व्यक्ति थे और सवाल है कि शुरुआत में वहां कितने लोग थे। ठीक है, तो एक कार्यालय में प्रारंभ में n व्यक्ति थे और वह किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल आगे बढ़ता है कि अगर 12 और व्यक्ति आ जाएं, यानी शुरू में n लोग थे और 12 और व्यक्ति आ जाएं, तो अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? n+12। तो जो काम 60 दिन में होना था, अब वह काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे, यानी 60 से 12 दिन कम लगेंगे, यानी 48 दिन लगेंगे। सवाल को एक बार फिर समझते हैं। एक कार्यालय में प्रारंभ में n व्यक्ति थे जो कि 60 दिन में किसी कार्य को पूरा करते थे। सवाल कहता है कि अगर 12 और व्यक्ति आ जाएं तो वही कार्य 12 कम दिन में समाप्त होगा। तो जो काम 60 दिन में होना था वो काम 12 कम दिन में होगा, अर्थात 48 दिन में होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि कार्यालय में प्रारंभ में कितने लोग थे। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है कि n1 व्यक्ति किसी कार्य को d1 दिन में करते हैं तो n2 व्यक्ति उसी कार्य को d2 दिन में समाप्त करेंगे। तो n1 की जगह n व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं तो n+12 व्यक्ति उसी कार्य को 48 दिन में संपन्न करेंगे। तो एक समीकरण प्राप्त हो गया और इस समीकरण की सहायता से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे और n की वैल्यू बताएगा कि शुरुआत में वहां कितने लोग थे, अर्थात कार्यालय में प्रारंभ में कितने लोग थे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट है, n1 व्यक्ति किसी कार्य को d1 दिन में करते हैं तो n2 व्यक्ति उसी कार्य को d2 दिन में संपन्न करेंगे। तो n1 गुणे d1 बराबर n2 गुणे d2। सवाल कहता है प्रारंभ में n व्यक्ति थे और ये 60 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देते हैं। यदि 12 और व्यक्ति कार्यालय में आ जाएं तो अब व्यक्तियों की संख्या n+12 हो जाएगी। तो वही कार्य 60 दिन के बजाय 12 दिन कम लगेगा। तो 60 में से 12 निकल जाएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 48 दिन। यानी जब 12 व्यक्ति और आ जाते हैं तो n+12 व्यक्ति मिलकर के उसी कार्य को 48 दिन में पूरा करेंगे। तो हमें बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्यालय में थे। तो प्रारंभ में n व्यक्ति थे, यानी n हमारा आंसर होगा। तो 60 में से 12 घट गए तो कितने हो गए? 48 हो गए। 12 पचे 60 और 12 चौक 48। तो ये अभिव्यक्ति बदल करके क्या होगी? n गुणे 5 बराबर n+12 गुणे 4। अब इस 4 का ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो n गुणे 5 या कहें कि 5n बराबर क्या होगा? 4n + 12 चौक 48। इसके बाद 4n का
लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो 5 n में से 4 n घट जाएगा तो n बराबर कितना होगा 48, यानी प्रारंभ में 48 व्यक्ति थे। और इस प्रकार n का मान 48 होगा और हम ये कह सकते हैं कि कार्यालय में प्रारंभ में 48 व्यक्ति थे और हमारा आंसर होगा डी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.